मित्रों नमस्कार। मैं आर यादव इंश्योर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों मैं आपको ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको किस प्रकार से एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ARO में दो प्रकार के एग्जाम जैसे RO और ARO होते हैं। तो ARO में आपको पता होगा कि RO मतलब होता है समीक्षा अधिकारी और ARO का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ योग्यता के बारे में इसके बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है योग्यता क्या होनी चाहिए आपके लिए। तो सबसे पहले जानिए कि ARO दोनों के लिए एक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपको, और स्नातक परीक्षा के साथ साथ अगर उसमें कैटेगरी करना चाहते हैं तो कैटेगरी के लिए जैसे ARO के लिए O लेवल या PGDCA होना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि PGDCA बहुत सारे बीटेक वाले या ऐसे इंजीनियरिंग वाले सोच रहे होंगे कि हमको इसमें मिल जाएगा या हमारी क्वालिफिकेशन है। तो ऐसा नहीं है। लोक सेवा आयोग ने कुछ यूनिवर्सिटी का नाम दिया है जो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके कुछ लिमिटेशन में यूनिवर्सिटीज हैं जो उन्हीं यूनिवर्सिटी से करने से ही आपकी PGDCA वैलिड होगी, अन्यथा वैलिड नहीं होगी। तो ARO के लिए O लेवल हो या PGDCA हो, तो आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, ARO में कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके साथ कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्नातक होना चाहिए। हाँ, इसके साथ में अगर आपके पास O लेवल है तो 4-6 पद आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स से है कोई या कोई स्टैटिक्स से है, तो उसके लिए 2-4 पद होते हैं जो समीक्षा अधिकारी में भी O लेवल मांगा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ पद होते हैं जो सचिवालय में होते हैं, मात्र 2-4 पद ही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। इसके बाद में मैं आपको बताऊँ कि जो ARO है वो कहाँ कहाँ आपको सर्विस मिल सकती है। तो सबसे पहले जानिए कि सचिवालय में मिल सकती है, लोक सेवा आयोग में मिल सकती है, राजस्व परिषद में मिल सकती है, निर्वाचन आयोग में मिल सकती है। इसके बाद में देखिए, ये तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पद, इतने पद आते हैं। इसके बाद में ARO में क्या होता है कि सचिवालय में मिल सकता है, लोक सेवा आयोग में मिल सकता है, राजस्व परिषद, निर्वाचन आयोग, वक्फ बोर्ड। आपको शायद जानकारी हो ना हो, मैं बता दूं आपको कि एक वक्फ बोर्ड, जब ये सपा सरकार थी तो उसमें वक्फ बोर्ड एक विभाग खोला गया, वहां पर नया पद सृजित किया गया जहां पर ARO नियुक्त किए जाते हैं, समीक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वो वक्फ बोर्ड है जो विधानसभा के ठीक सामने है, लखनऊ में। इसके बाद में सहायक मलेरिया अधिकारी, ये पद होता है जो ग्रेजुएशन के साथ में जिसके बायो होता है, जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए ये सहायक मलेरिया अधिकारी होता है। ये भी पद ARO के बराबर ही होता है। और मैं बताऊँ आपको कि दोनों के सैलरी में बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। कुल मिलाकर के एक 4600 ग्रेड पे है, इसका जो ग्रेड पे है ये 4600 है, और इसका ग्रेड पे 4800 है। इतना ही फर्क है, दोनों में मात्र 2-3 हजार का फर्क पड़ता है। तो इसमें वेतन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बता दूं मैं कि इस विभाजन को भी बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास वो लेवल नहीं है या PGDCA नहीं, तो मैं कैसे डालूं, क्या करूं। तो उसके लिए भी विकल्प होता है कि अगर आप ARO डाल सकते हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर ये है तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी मेरिट और इसकी मेरिट में बहुत फर्क होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स की जो मेरिट बनती है, तो प्रीलिम्स में आप यहाँ पर अगर मेरिट जा रही है 125, तो यहाँ पर मेरिट जाएगी 110 से 15 के बीच। इतना अंतर होता है दोनों में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा में
जो प्रीलिम्स के मेरिट का अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा ये कि नंबर बढ़ाने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो दोनों के में अंतर आप जान लीजिए। पहले 125 नंबर अगर मेरिट जा रही है आरओ की, तो एआरओ की मेरिट जाएगी 110 से 115, यानी कि जो महिलाओं की मेरिट होती है आरओ में वही लगभग मेरिट यहाँ पर होती है एआरओ में। तो ये तो मेरिट प्रीलिम्स की हो गई। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि इस बार 2021 में लोक सेवा आयोग ने लगभग 344 पद एडवर्टाइजमेंट में दिया था। लगभग 344-45 ऐसे है। इसके बाद में प्रेजेंट की बात करूं तो शायद ये सीटें बढ़ गई हैं, लगभग 500 के आसपास हो गई है। और ये भी आशा व्यक्त की जा रही है कि शायद जब तक एग्जाम हो तब तक ये लगभग 600 के आसपास पद चला जाएगा। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस एग्जाम को आप थोड़ा सा सीरियस होकर के दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सही गाइडलाइन के तहत और सटीक तैयारी करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई योग्यता और पद और वैकेंसी की। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में जो लोक सेवा आयोग का आरओ एआरओ है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस होता है, आपको पता होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो दूसरी चीज ये है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर पूछे जाएंगे आपसे। एक सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा और एक सामान्य हिंदी का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सामान्य अध्ययन में 140 प्रश्न किया जाता है जो 2 घंटे का होता है, और 140 प्रश्न के लिए 140 नंबर भी मिलता है आपको। ये 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक पेपर सुबह की मीटिंग होता है। अच्छा, इसके बाद में सामान्य हिंदी का पेपर 60 होता है। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 60 नंबर का भी ही होता है, यानी कुल मिलाकर के ये दोनों पेपर 200 नंबर का होता है। इसके बाद में 1 घंटे का पेपर होगा। ये 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होता है। इसका टाइम टेबल भी यही है, इसी पर आयोग बराबर कराता रहा है। तो ये हो गया टाइम टेबल इसका। अच्छा, दूसरी चीज कि ये लोक सेवा आयोग ने इसके लिए निश्चित सिलेबस जारी किया है। इसका निश्चित सिलेबस है भी, पहले से ही उसी सिलेबस पर एग्जाम होता रहा है। तो उस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी, चूंकि मैं आपको सामान्य हिंदी ही पढ़ाऊंगा, सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं कि मात्र 6 टॉपिक हैं। जो 60 प्रश्न किए जाएगा तो इस टॉपिक से 10 प्रश्न किया जाएगा, यानी कि तत्सम और तद्भव से 10 प्रश्न, विलोम से 10 प्रश्न और पर्यायवाची से 10 प्रश्न, विशेष और विशेषण से 10 प्रश्न, वर्तनी और वाक्य शुद्धि से भी 10 प्रश्न और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के लिए भी 10 प्रश्न। यानी कि बिल्कुल निश्चित टॉपिक होता है। ऐसा नहीं है कि वो तत्सम तद्भव से 15 सवाल कर दे और यहाँ से विलोम से 5 सवाल कर दे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित उसका क्राइटेरिया है और सिलेबस के बाहर से कोई प्रश्न नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना ये चाह रहा था कि जैसे जो जीएस का पेपर होता है 140 प्रश्न का, इसमें आपको पता होगा कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल और सेंसस और बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये बहुत लंबा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि थोड़े से कठिन प्रश्न किए जाते हैं। जो आरओ का प्रीलिम्स का पेपर होता है या मेंस का भी पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है, आपको पता होगा। तो वो दोनों पेपर के जो जीएस वाले पेपर हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। टफ इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो आप कर नहीं पाएंगे, बस इतना है कि आपको मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना है बनिस्बत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रॉपर पीसीएस या और भी एग्जाम जो हैं उनकी अपेक्षा आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं और 2-1 प्रश्न का ही तो मैथ भी पूछ ले, कभी कभी ऐसा भी पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 140 प्रश्न में अलग अलग विभाग से, अलग अलग टॉपिक से
कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो हालांकि मैंने बताया है कि आपको सामान्य अध्ययन के बारे में बताना नहीं है, ज़्यादा कुछ आप जानते भी होंगे, और मैं तो मात्र सामान्य हिंदी बताऊंगा आपको। सामान्य हिंदी में मैंने आपसे बताया है कि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 60 प्रश्न में जैसे अगर आप मान लीजिए कि वैसे तो हमारा ये निश्चित होता है कि मैं 50 से 55 नंबर तक दिलाने की क्षमता रखता हूं, अगर आप मेरे वीडियोज को बराबर देखते हैं और मेरी बात को अगर मानते हैं, मेरी बात का अगर पालन करते हैं, तो मैं आपको 50 से 55 नंबर तक दिला सकता हूं। वो कैसे दिलाऊंगा मैं बताऊंगा आपको जब आगे वीडियो जो डालूंगा। मेरे वीडियो बहुत सारे हैं भी, ऐसा नहीं है, मैं बराबर वीडियो देता रहा हूं, लेकिन ये है कि मेरा आज ये नया चैनल है तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि आपकी जानकारी के लिए ये 50 से 55 नंबर अगर आप पा जाते हैं, अगर मैं एवरेज देख लूँ इसका, एवरेज में अगर इसका कर दूं कि मात्र आपको 50 नंबर ही मिले, ज़्यादा ना मिले, तो 50 नंबर अगर आप हिंदी में पा जाते हैं, तो मैंने बताया है कि अगर 600 पद है, तो हालांकि अभी एस्पेक्ट करना गलत होगा मेरिट का कि कितना मेरिट जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 125 जैसे मैंने लिखा है तो उससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी अगर 600 पद है तो। इसमें अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं पाते हैं, अगर आप 80 नंबर भी जीएस वाले टॉपिक में पा जाते हैं, तब भी आपका 130 नंबर बन जाता है। 130 नंबर पर प्रीलिम्स बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आपकी जो जीएस वाली मेहनत है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम कर सकता है हिंदी में आप अगर ठीक ठाक कर लेते हैं, यानी कि 50 प्रश्न ही कर लेते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जीएस की कोई गारंटी नहीं होती है कि आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो कभी कभी बहुत टफ पेपर बन जाता है, तो वहाँ से आप की गारंटी खत्म हो जाती है। हिंदी में क्या है कि निश्चित टॉपिक हैं और आप अगर ध्यान दिया है तो आपको 50 नंबर मिलना ही चाहिए और मिल भी जाएगा। उसके लिए बस करना क्या होगा कि जितना भी टॉपिक मैं बताऊंगा वो आप पढ़ेंगे, मेरे वीडियोज को देखेंगे। इसके बाद में मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक आध किताब बताऊंगा। जैसे अभी जो लोगों ने किताब देखते होंगे, मार्केट में बहुत सारे किताब अवेलेबल हैं, जैसे आप लूसेंट पढ़ते रहते हैं या आदित्य प्रकाशन की किताब आती रहती है, बराबर आप पढ़ते होंगे। कुछ लोग पीडी पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ते हैं। तो ये सब किताब आपको नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ही लिमिट में किताब पढ़ना है। जो मैं बताऊंगा, जैसे मात्र आपको 2 किताब मैं बताऊंगा, एक किताब आप नोट कर सकते हैं। जैसे एक सुशील कुमार है, सुशील कुमार की किताब आती है, और एक वासुदेव नंदन किताब है, वासुदेव नंदन। मात्र आपको 2 किताब पढ़ना है, और ये 2 किताब को पूरा नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कि किस किताब में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जब मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसमें बताता रहूंगा कि जैसे मैं विलोम बता रहा हूँ तो विलोम कहाँ से पढ़ना है बताऊंगा। जैसे मान लीजिए विशेष विशेषण बता रहा हूँ तो विशेष विशेषण कहाँ से पढ़ना है ये मैं बता दूंगा। बाकी तो मेरा नोट ही पर्याप्त होगा, लेकिन इसके बाद आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई कोई किताब हमको पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ना है। आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, आपको आदित्य प्रकाशन नहीं पढ़ना है, पृथ्वीनाथ पांडे को नहीं पढ़ना है, अदरवाइज किताब कतई नहीं पढ़ना है। हाँ, इतना जरूर है कि घटना चक्र की जो किताबें, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन आता रहता है आयोग से, जैसे आयोग ने क्वेश्चन दिया, जो पेपर कराया है, आपने सॉल्व पेपर पढ़ा होगा, जैसे जीएस में आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस का जैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ से घटना चक्र वालों ने सामान्य हिंदी वाले पेपर में मेंस का भी प्रीलिम्स का भी दोनों का पेपर ऐड करके एक किताब छाप दिया है, घटना चक्र करके। उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उसी के अनुसार आप तैयारी करते हैं, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन ये है कि आप बहुत किताब बटोर करके, बहुत इकट्ठा करके किताब आपको नहीं पढ़ना है। आपको निश्चित किताब पढ़ना है, मैं बताता रहूँगा कौन सी किताब में क्या पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की।
मैं ज़्यादा इस पर बात न करके आपको अगला वीडियो जो दूंगा वो मैं तत्सम और तद्भव से दूंगा। लोग कहते हैं कि हमें बहुत रटना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोज में या मैं ऐसे ही क्लास में भी कभी किसी को रटाता नहीं हूँ। रटाने वाला काम नहीं, ना आपको रटना है। कुछ इसमें ऐसी ट्रिक होती हैं, जैसे आप सोचेंगे कि तत्सम तद्भव की क्या ट्रिक होती है, तो बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जो तत्सम तद्भव में भी है, विलोम में भी है, पर्यायवाची में भी है, विशेष विशेषण में भी है, और भी बहुत सारी ट्रिक ऐसी होती है कि जो अगर आप लगाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आप सोचेंगे कि तत्सम तद्भव में कौन सी ट्रिक चलती है, तो मैं जब अगला वीडियो कल दूंगा तो आपको बता दूंगा कि कौन सी ट्रिक है, कैसे पढ़ना है, और मैं उसमें बता भी दूंगा ऐसा कि ये कठिन क्वेश्चन है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि जो कठिन होते हैं, उसको मैं बोर्ड पर लिखवा भी दूंगा और बाकी आपसे बता दूंगा कि इसके अलावा क्या पढ़ना है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल मैं फिर से नए चैप्टर के साथ आपसे मिलता हूँ। जय